हाय व्यूअर्स, दिस इज हमासन और व्यूअर्स हम स्क्रीन प्ले राइटिंग के क्लासेस को पढ़ रहे हैं और व्यूअर्स हम अब तक एक्ट 5 तक पहुंच चुके थे जहां पे हम स्टोरी के स्ट्रक्चर को देख रहे थे। और स्टोरी के स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें आप अपने स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। बहुत सारे गुरुज हैं जिन्होंने अपने अपने एक्ट के स्ट्रक्चर को डेवलप किया। और यूजली हम एरिस्टोटल से जो भी चीज़ें देखते आए या पढ़ते आए हैं वो अपनी जगह मतलब ब्रॉडर पिक्चर में मौजूद हैं। जैसे हमने कहा था कि एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3 को हमने फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 कहा और उसके नीचे फिर हमने 2-2 एक्ट्स को रख के 6 एक्ट्स की बात की। और ये वही स्ट्रक्चर है जो कि हॉलीवुड की फिल्म में से निकाला गया है। ये स्ट्रक्चर कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये उन फिल्मों से निकाला गया है कि जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं और जिनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर फिट होता है। अब व्यूअर्स, हो सकता है कि आप कोई ऐसी फ़िल्म देखें जिसमें आप इन सारे स्ट्रक्चर को फिट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि उसमें पूरी तरह फिट ना हो। तो मैंने आपको पहले कहा कि हमारा मकसद ये नहीं कि हमने हर फिल्म को एनालाइज करना है अपने स्ट्रक्चर के ऊपर। जो हमने 6 स्ट्रक्चर बनाया, हम इसके ऊपर हम नहीं देखना चाहते कि ये इसके ऊपर जाके बैठा हो सकता है आप बहुत सारी फिल्म ऐसी एनालाइज करें और उन फिल्मों में आपको ये स्ट्रक्चर शायद ना फिट हो, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि हम हर फिल्म को उठाएं और एनालाइज करें कि क्या ये 6 स्ट्रक्चर पर फिट होता है। हमने जब अपना स्क्रीन पर लिखना है, हमें अपने से काम है, हमें अपने से मकसद है। तो हमने देखना है कि जिन 3 स्ट्रक्चर के एक्ट की हमें समझ आम तौर पर नहीं आती, यानी मुझे नहीं आती, यानी कि एक रफ आइडिया तो होता है, बिल्कुल उसी तरह से कोई एक फेज़ होती है। यानी मिसाल तौर पर आप एक स्टोरी जब डिस्कस करते हैं तो हो सकता है कि आपसे जब कोई डिस्कशन करे, अच्छा आओ यार स्टोरी को डिस्कस करते हैं, तो आप कहेंगे यार देखें, मतलब पहले में हमने ये दिखाना है कि एक बंदा है, सपोज़ वो बड़ा परेशान है, ठीक है? तो हमने उस परेशानी की वजह बता दी और उस परेशानी को दूर करने का ये इसका एक फेज़ आ गया स्टोरी का। अगले में वो कैसे उसको कॉम्बैट करता है और उसको क्या मसले उसके साथ आ रहे हैं, हम कहेंगे ये हम उस स्टोरी में दिखाएंगे, उसके अंदर आप सीन डेवलप। फिर आप तीसरे में सोचेंगे कि इसको इसने फिर रिजॉल्व कैसे करना और ये क्या अपना गोल अचीव कर सके। तो ब्रॉडर पिक्चर में आपको 3 एक्ट्स या 3 फेजेस समझ आ रहे होंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उसको लिखने बैठेंगे प्रॉब्लम वहाँ पर आएगी। और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने एक्ट स्ट्रक्चर को बहुत सारे राइटर्स के या गुरुज की बुक से या उनके तरीक़ाकार से लगाने की कोशिश की है, वो अक्सर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मसला ये होता है कि आपके गोल्स सेट नहीं होते। जिस तरह हमने एक्ट्स को तोड़कर हमने एक करैक्टर का जो एक्ट होता है वो उसको उसके गोल के साथ हमने रिलेट किया है कि एक्ट किसी का उसका गोल जब तक ओके नहीं होगा तब तक ये चीज़ें उसकी जो है वो एक्ट को पूरा नहीं कर पाएंगी। इसलिए हम पूरी तरह इसको डिमार्केशन कर पाते हैं इस केसेस में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें उसका ये गोल है, सपोज ठीक है, अल्टीमेट गोल है सपोज इस एक्ट के अंदर, तो क्या उस तक पहुँच रहा, तो नहीं पहुँचाएंगे, पहुँच गया तो वहाँ पर वो एक्ट क्लोज होता। तो इस तरीके से हमने देखा। तो ये अब आप पर है, हमने अपने स्ट्रक्चर को, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हर फिल्म में इसको एनालाइज करने की कोशिश नहीं करनी। आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ख़ास तौर पे जब अभी आप कैरियर के शुरू में हैं तो आप काफ़ी प्रॉब्लम में आएंगे। हमने ये देखना है कि हमें अगर ये स्ट्रक्चर भागे, और मैं आपको कई फिल्मों की एग्जांपल से बताया भी है कि ये स्ट्रक्चर्स में फिट होता है और वो मशहूर फिल्म है। ये नहीं कि मैंने कोई ऐसी फिल्म उठा ली हैं जो जिनका कोई नाम नहीं, मशहूर हैं। अब हम टाइटैनिक का जिक्र करते हैं या अवतार का करते हैं या हंगर गेम्स का, ये सब एकेडमी अवार्ड्स ले चुकी हैं और ऑस्कर में इनको कई नॉमिनेशंस मिल चुकी हैं। तो बड़ी फिल्म्स हैं, तो उन पर हमने फिट किया कि यार ये क्यों इतना ज़्यादा मतलब जो है ये फिल्में जो हैं वो फेमस भी हुई और इनको इतने एकेडमी अवार्ड्स कैसे मिले। 11-13 ये जो भी एकेडमी अवार्ड्स अवतार और टाइटैनिक को ये इनको सबसे ज़्यादा मिले या फिर बेन हर फिल्म को मिले थे। और तो ये देखना है कि ये फिल्में क्यों इतनी फेमस हैं और इनको ऑडियंस क्यों इतने शौक से देखती है। तो जब हम अपना स्क्रीन पर लिख रहे होंगे तो हम इस 6 एक्ट स्ट्रक्चर को देख के उसको फिट करें। हमें ज़रूरी नहीं कि यार ये तो मैंने वो फिल्म देखी थी उसमें तो पूरा नहीं उतारा, पता नहीं उस फिल्म को आपने सही एनालाइज नहीं किया या उस फिल्म में ये पूरा स्ट्रक्चर बैठा नहीं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बार बार कहा था कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है स्क्रीन प्ले के। स्क्रीन प्ले
को मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप फ्लो ऑफ द स्टोरी के साथ जाएँ। हमेशा मैं ये बात करता हूँ। अब आप जब भी अपनी कोई फ़िल्म लिखेंगे तो आप अगर ये देखने बैठ जाएँगे कि यार मैं जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा ये इधर स्ट्रक्चर आना चाहिए, एक लम्हे के लिए उसको भूल जाएँ। एक लम्हे के लिए फ्लो ऑफ द स्टोरी को सोचें, देखें। उसके बाद ये चीज़ें बाद में ट्यून करने वाली हैं। जो ये समझते हैं हमने एक दफ़ा लिख ली और बस वो फिनिश है। मैंने कई दफ़ा फेसबुक पे पढ़ा, वो कहते हैं नहीं, ज़रूरत क्या है, जब आप शुरू में ही अच्छे सीन्स को लिख लेंगे तो बस ख़त्म, दोबारा ड्राफ्ट की ज़रूरत नहीं। ये बात गलत है, क्योंकि होता ये है कि जब आपके ज़हन में एक स्टोरी बैठी होती है और आप उसको फ्लो ऑफ में लिख रहे होते हैं, उसमें आपकी कई प्रॉब्लम, जब आप उसको देखने बैठेंगे तो आप कहेंगे नहीं यार, इस सीन को इधर होना चाहिए था, इस सीन में ये चेंजिंग होनी है, डायलॉग बड़े, तो बहुत कुछ आपको चेंजिंग में मिलता है। तो ये तो था कि कैसे हमने अपने स्ट्रक्चर देखना। अब व्यूअर्स, जो कि हम एक्ट 5 को देख चुके थे, आज हम एक्ट 5 को एग्जांपल में देखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये फिट होते हैं। और मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि एक्ट 6 छोटा है, अगर आज ही के लेक्चर में इसको कंप्लीट हो तो हम फिनिश कर देंगे एक्ट के स्ट्रक्चर को। व्यूअर्स, इसकी समरी एक्ट 5 की क्या थी? आपको पता है कि जब एक कैरेक्टर होता है वो एक लॉन्ग शॉट ट्राई करता है, तो कैरेक्टर tries a long shot and he faces an ultimate opposition. Why? Because he wants to accomplish the ultimate goal. तो ultimate goal को अचीव करने के लिए वो एक लॉन्ग शॉट कर रहा है और बीच में जो अपोजिशन आ रही है वो उसकी एक अल्टीमेट अपोजिशन है। पीछे पढ़ के मैं सिर्फ समरी आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब उसको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, when he thinks all is lost, then he मेक्स अ फाइनल पुश। किसको फाइनल पुश कर रहा है? दुश्मनों को, एंटेगनिस्ट की जितनी भी फोर्स होती है उसके अगेंस्ट वो उसको फाइनल एक पुश देता है। जब समझ हमें आ रही होती है, जब ख़त्म हो गया तो एक फाइनल पुश कैरेक्टर करेगा, और जब वो ये फाइनल पुश करेगा तो फिर दो ही उसके रिजल्ट्स आ सकते हैं, या वो विन कर जाएगा या सक्सीड कर जाएगा। तो ये मेटाफोरिकली भी हमेशा मैंने बताया, फिल्म में सक्सेसफुल यानी कि सक्सीड करना या जो है आप रिसीड करना या फेलियर होना, ये मेटाफोरिकली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है। बहुत सारी फिल्म्स में आप गोल अपना अचीव कर लेते हैं लेकिन आपका जो इनर आर्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता। तो मेरे नज़दीक, यानी कि मैं अपनी बात करूँ, मेरे नज़दीक वो गोल फिनिश नहीं है, क्योंकि गोल तभी फिनिश होता है जब आपका इनर आपका सेटिस्फाइड हो। तो इनर आपका सेटिस्फाइड नहीं है, गोल आपने कंप्लीट कर लिया है, तो मेरे नज़दीक वो एक फेलियर है कैरेक्टर के लिए। क्योंकि हम स्टोरीज़ को, मैंने आपको पहले कहा है, हमारा मकसद स्टोरी में ह्यूमन यानी जो कैरेक्टर है उसको स्टडी करना है। वो चेंज हुआ, वो चेंज नहीं हुआ, उसका इंट्रैक्शन क्या हुआ, वो जो उसके फ्लॉस थे उसको ओवरकम किया, ये स्टोरीज़ होती हैं। तो ये कि मैंने बैंक लूटना था, लूट लिया, ये कुछ स्टोरी नहीं है। यानी कि इसका मतलब मैं सक्सेस या फेलियर की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको कोई सक्सेस कैरेक्टर नहीं समझता अगर उसका इनर सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अगर हो गया है तो ठीक है, फिर इट कैन बी ए गुड स्टोरी, लेकिन अगर नहीं है तो फिर मैं इसको नहीं समझता। और हैं ऐसी फिल्म्स, ठीक है ना, कि जिसमें ऐसा होता है कि यू अचीव अ गोल बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो वो हम कहते हैं फेलियर में। ये 6 एक्ट स्ट्रक्चर उसमें लगा रहे हैं लेकिन उस पर स्टोरी कैरेक्टर के फेलियर पे जाके ख़त्म होती है। तो फिर इस समरी को अब इलिस्ट्रेट करते हैं और हम देखते हैं कि अगर हम अवतार में देखें तो एक्ट 4 पे पहले तरफ ध्यान में कि जेक सल्ली के साथ क्या मसला आ रहा था। तो इस अवतार में अगर आपको याद हो कि एक्ट 4 में वो जो चाह होता है कि वो कम्युनिकेट करके नेवी को मना ले कि वो दरख्त को, वो जो उनका सेक्रेटरी था, किसको वो छोड़ दें, चूँकि जो ह्यूमन्स हैं वो उन पर हमला करेंगे। वहाँ पर वो उसकी बात नहीं मानी जाती, तो वहाँ पर वो एक लो पॉइंट पर था। जब वो एक लो पॉइंट पर था, क्योंकि ये लो पॉइंट को इतना इम्पोर्टेंट था अवतार में कि देखें, अगर वो वहाँ पर बात मान जाए जेक सल्ली की तो फिल्म फिनिश हो जाती है, फिल्म ख़त्म हो जाती है। इसलिए वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। लिहाजा आपने जब भी लो पॉइंट को देखना तो आपने इम्पोर्टेंस ऑफ दैट इवेंट देखनी है कि क्या ये इम्पोर्टेंस है। यानी कि अगर जेक सल्ली की बात मान ली जाती वहाँ पर तो फिल्म फिनिश हो चुकी थी, ज़रूरत नहीं थी वो हट जाते
तो ह्यूमंस का मसला ख़त्म था। लेकिन चूँकि ऐसा नहीं होना था, हो तो हमें बताना, लेकिन मैं आपको इसके एसेंस स्टोरी का बता रहा हूँ। तो वहाँ पर वो लो पॉइंट पर था, एक्सकम्युनिकेटेड हो गया था, और उसके बाद फिर वो एक न्यू फाउंड रिजॉल्व आया, और वो जो नियत्री का भाई था, टोरक नाम था मेरे ख्याल में उसका, तो वो जो था उससे वो थोड़ा सा इसके अगेंस्ट था, क्योंकि वो ह्यूमन से इनके क्लैन में आया था बनकर और ट्रांसफॉर्म होकर आया था, तो वो उसको हजम नहीं हो रहा था। एनी हाउ ये सारा कुछ फोर शेडोइंग था, लेकिन वो एक न्यू फाउंड रिजॉल्व में गया, और न्यू फाउंड रिजॉल्व में हमने देखा कि फिर नेवी उसके साथ हो गए। वो पीछे आप एक्ट्स में मेरे जाके फोर्थ एक्ट को देखेंगे तो ये सारा उसमें डिस्कस हुआ है। तो खैर, जब वो न्यू फाउंड रिजॉल्व उसका वहाँ पर हो गया, अब एक बहुत सारे क्लैन जो था, अमटकाया का क्लैन जो था, वो अब चेक सली के साथ शामिल हो गया था, और उन्होंने एक अपनी आर्मी बना ली थी, और जिनका मकसद ये था कि ह्यूमंस को वापस उनकी ज़मीन पर भेज दें। इसमें शक कोई नहीं कि जेक सली ने मिलकर एक वो सारी अमटकाया की एक अच्छी फोर्स, आर्मी फोर्स बना ली थी, लेकिन मेरी बात, अब टेक्नोलॉजिकली तो बड़े वीक थे अगेंस्ट ह्यूमन, जिनके पास बड़ी लेटेस्ट टेक चीज़ें थी, और बड़ी एयर शिप्स, और बड़ा कमाल के उनके पास वो सारा कुछ था। तो यानी कि इस वक्त हम अब एक्ट 5 में हैं। जब उनको पता लगा कि ये एक मसला है, तो फिर वो क्या करते हैं, लॉन्ग शॉट। फिर यहाँ पर वो काम आ गया कि वो एक लॉन्ग शॉट ट्राई करते हैं कि यार लगा दो अब जो कुछ है, जाने जाती हैं जाएं। लॉन्ग शॉट लगाया, उनको ये नहीं पता था कि इसमें वो सक्सीड करेंगे या वो फेल होंगे। और वो क्या था कि इतनी हाई टेक्नोलॉजिकल जो उनकी ह्यूमंस के पास इक्विपमेंट था, एयरशिप्स थे, उनको वो नहीं मार सकते थे, उनको वो वैसे ख़त्म कर सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि वो जो हेलुजा माउंटेन्स, जो हैंगिंग माउंटेन्स थे, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्सेस थी, वहाँ पर उनको लाकर और उनके सारे सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब किया जाए। और वैसे अगर आप ये देखें, ये जो बात थी, ये हमने एक्ट 3 में सेटअप कर दी थी, यहाँ पे वो पे ऑफ हो रही है। ये बात एक्ट 3 में सेटअप हो गई थी, लेकिन यहाँ पर पे ऑफ हो रही है। और यही वजह है कि ये उनके पास, देखें ना, ये वो है सेटअप और आपका पे ऑफ, कि ये अब वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि पहले डिस्कस हुआ, या जिसका पहले इशारा आया या सिम्टम्स आए पहले एक्ट 3 में, अब वो एक्ट 5 में जाके पे ऑफ हो रहा है। और यही उनकी सारे सक्सेस की बाद में गेम बन गई। तो इस तरह जब आप अपनी स्टोरी को लिखते हैं, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि आपने ये क्यों किया, और वो आपको पहले ड्राफ्ट में समटाइम नहीं पता चलता। इसलिए यू माइट गो फॉर सेकंड और थर्ड ड्राफ्ट के, जिसमें आप उन चीज़ों को, आप लकी होंगे कि आप 2 ड्राफ्ट में उसको ख़त्म कर लें, लेकिन एटलीस्ट 2 ड्राफ्ट इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप फर्स्ट ड्राफ्ट में बहुत कुछ प्लान करके भी लिखते हैं, फिर भी आपको एक रिवीजन चाहिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और सेटिस्फाइड कभी कोई बंदा नहीं होता। मैं 5 ड्राफ्ट में लिख लूँ तो सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा कि यार शायद ये डायलॉग ठीक है कि नहीं, ये इसको क्रिस्प होना चाहिए कि नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल करना पड़ता है। लेकिन वो इतना मिनिमम सेटल ज़रूर हो कि आपको आपका स्क्रीन प्ले बुरा ना लगे। अच्छा, अब अगर आप ये देखेंगे, जो हमारी अल्टीमेट ऑपोजिशन थी इसमें, वो सारी बातें ह्यूमंस थे, और मतलब ये नहीं कि एक्ट 5 में जाके हमें अपने दुश्मन का पता लगा, नहीं, वो शुरू में ही थे, लेकिन वो थोड़ी बहुत झड़पें हैं, जिसको आप कहते हैं ना, छोटी मोटी सी लड़ाई हो जाती है, उन्होंने कोई गन फायर कर दिए, इन्होंने कोई पत्थर फेंक दिए, इस किस्म की छोटी मोटी लड़ाइयाँ थी। लेकिन एक्ट 5 में आके अब बेसिकली मेन अपोजिशन, अल्टीमेट अपोजिशन सामने आई है। और यही वजह है कि दूसरी तरफ भी दुश्मन ने कहा कि यार ये तो हम बड़ा आसान समझ रहे थे, ये ख़त्म नहीं हो रहे, तो उनके लिए ये फाइनल है कि बस इनको तबाह करते हैं, इसको ऑल टुगेदर जाओ ख़त्म कर दो सब कुछ। और दूसरी तरफ भी यही कहानी है, वो लॉन्ग शॉट डाल के बैठे हुए हैं। ये टोटल जो आपकी अल्टीमेट अपोजिशन आ रही है इस टाइम, पूरी तरह ख़त्म करना चाह रही है। तो व्यूअर्स, अब ये अल्टीमेट अपोजिशन, ये सब कुछ जब हम पहुँचे, तो ज़ाहिर बात है कि अब एक फ़ाइनल बैटल आ गई। फाइनल बैटल में सुपीरियर टेक्नोलॉजिकल ह्यूमन बींग्स जिनके पास थे, उन्होंने बहुत कुछ तबाह कर दिया। ओमटकाया के क्लैन के बहुत सारे लोग
बहुत सारे ऐसे करैक्टर जो बड़े इंपॉर्टेंट थे मारे गए, और जेक और नेत्री वगैरह भी ऑलमोस्ट हेल्पलेस हो गए। तो यहाँ पे हमें लगा कि और वो अगर आप देखें फिल्म में बड़ा इंपॉर्टेंट म्यूज़िक का रोल होता है, और वो जो म्यूज़िक बाज रहा था और फिर बैकग्राउंड में आपके वो दरख्त टूट रहे हैं, जल रहे हैं, तबाही हो रही है और लोग मर रहे हैं, तो हम उस म्यूज़िक के अंदर उस चीज़ों को देखते हैं और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि ऑल इज़ लॉस्ट, ऑल इज़ लॉस्ट। डेफिनेटली कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं है टेक्नोलॉजी का, ठीक है, दोनों फोर्सेस के दरमियान। तो ह्यूमन के पास सुपीरियरिटी है और उन्होंने करके दिखाया और शो किया ओम टकाया को कि आप ख़त्म होने वाले हैं। फिर क्या हुआ, एवा वो जो उनकी गॉडेस थी उसकी हेल्प आई, ठीक है ना, और जो प्रेयर्स पहले की थी नेत्री ने या जेक सली ने, एवा ने वो बात सुन ली। तो वो एवा की जो पावर थी वो एंथ्रस्ट हो गई और अब सारे गेम जो है वो पलट गई। और यही बात है कि यानी कि वो जितने भी वो ताकत उनको एवा से मारी थी थ्रू डिफरेंट फियोना और वो क्या कि अब जेक सली को एक फाइनल पुश करना था। दिस इज़ द फाइनल पुश कि अब वो पावर वो ऑल इज लॉस्ट के बाद जो मिली है नो, एक फाइनल पुश ज़रूरी है। जेक सली ने क्या किया कि वो जो हैंड ग्रेनेड्स थे वो ह्यूमन से हासिल करके उन्हीं की शिप्स पे मारे और उनके जो मेन बॉम्ब शिप था ह्यूमन का जो कि सबसे बड़ा था उसको डिस्ट्रॉय किया। और इस केस में कौन मरा, कर्नल जो था जिसने बेड़ा गर्क कर रखा था, जिसने सारे ऑर्डर्स कर रखे थे और इवन उसके जो नीचे वाले काम करने वाले थे वो भी नहीं चाहते थे कि इस तरह आप इन लोगों को मारें, लेकिन कर्नल के ज़हन में कुछ और था। तो कर्नल को मारने में जेक सली कामयाब हो गया। ये तो था इस समरी इस एक्ट की व्यूअर्स। और तो इसको अब एग्जैक्टली मैं अवतार पर बैठाने लगा। सो जेक एंड नेवी गो टू वॉर विथ टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर ह्यूमन बींग्स। ये एक लॉन्ग शॉट है, दिस इज अ लॉन्ग शॉट एंड दे मस्ट हैव टू ओवरकम दोज एडवांस्ड मॉनिटर्ड मशीन गन्स और वो मशीन जो भी उनके एयरशिप्स और सबको, और इसको हम कहते हैं अल्टीमेट अपोजिशन। ओके, क्यों? ताकि इनको फेंक के इनको वापस ज़मीन पे भेजा जाए। तो ये अल्टीमेट अपोजिशन जेक और नेवी का पूरा जो क्लान है वो फेस करेगा। और अल्टीमेट गोल क्या है कि हम पेंडोरा को बचा सकें, रिक्लेम कर सकें, तो ये अल्टीमेट गोल है। लेकिन जब जेक और नेवी जो है ह्यूमन की सुपीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से ओवरकम वो कर लेते हैं इसको, तो हम ये कहते हैं कि ऑल इज़ लॉस्ट। फिर एवा को कॉल किया जाता है, प्रेयर उसकी को की जाती है और फिर उसकी जब मदद आ जाती है, वो स्पिरिचुअल ताकत जो साथ मिल जाती है, तो फिर जेक नेत्री कर्नल को मारने में कामयाब होते हैं और इसको हम कहते हैं फाइनल पुश। तो ये 5th एक्ट की समरी थी। तो व्यूअर्स इस महल एक फिल्म पर रख लें इसको, और आपको मैंने पूरी तरह बता दिया कि किस तरह इसको बैठा, इस तरह आप टाइटैनिक में बैठा सकते हैं, सब पर बैठा सकते हैं। तो व्यूअर्स इस तरह हम बाकी फिल्मों पे इसको एक्ट 5 को लगा सकते हैं। और अब अगले और व्यूअर्स हम अगले लेक्चर में हम एक्ट 6 को देखेंगे कि कैसे। एक्ट 6 छोटा ही एक वीडियो होगी और हम बड़े छोटे से ही, उसमें इतना कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। तो व्यूअर्स मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में।